तरीके से कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्चा तीवू के बारे में बात शुरू की, जहां देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, वो महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। यह आरोप लगाया गया कि वो आइलैंड जो है वो हमने श्रीलंका को सीड कर दिया। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें इनकंसिस्टेंसी है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने सीड कर दिया। मैंने उसी के चलते, क्योंकि वो एक आरटीआई का हवाला दे रहे हैं जो 2024 में एक बीजेपी के कार्यकर्ता जो बीजेपी के एमपी कैंडिडेट हैं तमिलनाडु में, वो फाइल करते हैं। केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो जवाब देती है। तो उसी आधार पे 2015 27 जनवरी 2015 के एक आरटीआई का जवाब आया है, जब खुद विदेश मंत्री जो हैं उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्लियरली ये स्पष्ट कहा है क्योंकि लैंड डिमार्केटेड नहीं थी, वाटर्स डिमार्केटेड नहीं थे, ना कुछ इंडिया की जो एरिया है सीड किया गया है या अक्वायर किया गया है। तो उसमें 2015 के जवाब में और आज के में जो अंतर है वो तो श्रीलंका का पक्ष ज्यादा सामने रख रहा है। हमारे मछुआरों का जो अधिकार है वहां पे फिशिंग करने के राइट्स हैं, वो आप सरासर पूरा श्रीलंका के हाथों में दे रहे हो, श्रीलंका का केस मजबूत कर रहे हो। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूछना चाहूंगी 2015 में जो बात थी आज 2024 में कैसे बदल गई है? ये राजनीति के चलते है क्योंकि तमिलनाडु में कुछ उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1-2 सीट्स और पा लेंगे और एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप विद श्रीलंका। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। I think the issue raked up by the Prime Minister of an agreement that was made in 1974 and 1976, where he's accusing India's first woman Prime Minister, a Prime Minister who had shown her nationalism and her interest for India by breaking Pakistan into 2 pieces, by accusing her of having ceded rights to Kachativu Island. I think that's such an unfair, incorrect statement to make, and I'll only go by the RTI statement that was responded to by the Ministry of External Affairs in 2015, which said since the land agreements were not demarcated, since these areas were not demarcated, neither the Kachativu Island has been acquired or ceded by India. So that clearly shows that there has been a shift in stance from 2015 to 2024 by Indian government, and that is unfortunate. Today Prime Minister is using it for his political narrative, for his political gain, to get a few seats in Tamil Nadu at the cost, at the expense of fishermen not getting their rights to fish in those waters, is extremely unfortunate, and it is for the Prime Minister of this country to answer why he has gone ahead and said that we have ceded that space to Sri Lanka by making Sri Lanka's cause a lot more stronger. That is unfortunate, and going by the politics, what you're doing is messing around with the geopolitics of this nation and India's integral interests. NI हो गया, बाकी चीजों को रोक रहा है कोर्ट से, ईडी हो गई, कोर्ट से रोक रहे हैं और करप्शन के खिलाफ हैं। हाँ। तो किस तरह से देखते हैं? मैं बस यही कहूंगी, करप्शन से मुझे बार बार याद आता है नरेंद्र मोदी जी के वो नारे जो 2014 में उन्होंने लगाए थे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। और फिर जिन जिन लोगों पे आरोप लगाए, चाहे वो आदर्श स्कैम हो महाराष्ट्र में, चाहे वो 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार का हो, आज उनके उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं उनकी सरकार में और एक राज्यसभा सांसद बन गए हैं। तो इस तरीके का जो भ्रष्टाचार पे उन्होंने काम किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार पे काम नहीं किया है, अपनी पार्टी को भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी बना दिया है। सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी तरफ लेकर, उनको क्लीन चिट थमाकर आपने अपनी पूरी पार्टी के संगठन को ही भ्रष्टाचारी युक्त कर दिया है, रादर देन देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना। तो मैं बस यही कहूंगी कि ईडी, आईटी, सीबीआई का जो इस्तेमाल हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये सारी एजेंसीज ने अपने घुटने टेक दिए हैं दिल्ली सरकार के सामने, वो देश के खिलाफ है। और जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों पे आरोप लगा रहे हैं, उनको हिरासत में ले रहे हैं, वो दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस अपने आप में कम है, वापस जीत कर आने में कम है, और वो जानते हैं कि 400 पार तो क्या 200 पार भी करना इनके लिए मुश्किल है। ये बहुत स्पष्ट होता जा रहा है जिस तरीके से तमिलनाडु का एक मुद्दा उठा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। महाराष्ट्र में आप किस तरीके से गठबंधन करने को तैयार हो उन पार्टी से जिन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ काम किया है, हरकतें की हैं, और आप उनके साथ इलेक्शन में जाने को तैयार हो, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। एक एक सीट के लिए आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, सत्ता बल का इस्तेमाल हो रहा है, उससे स्पष्ट होता जा रहा है
है कि यहाँ पे 400 तो दूर की बात है, 200 भी पार कर लेंगे तो ये उनके लिए, मैं मानती हूँ कि उनके लिए एक सक्सेस स्टोरी होगी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार हो, किसानों की इनकम्स की बात हो या भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो, किसी भी एक चीज मोदी गारंटी को उन्होंने पूरा नहीं किया है, बल्कि मोदी गारंटी मोदी जुमला साबित होकर रह गई हैं और वो इनकी पूरी जो कार्रवाई चल रही है उससे स्पष्ट होता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखिए, अमरावती हो, रामटेक हो, कोल्हापुर हो, उन सीट्स पे हमारी दावेदारी बनती थी क्योंकि हमारे लिए विनिंग सीट्स हैं। फिर भी हमने अलायंस का धर्म निभाते हुए हमने वो सीट्स, जब डिस्कशन हुआ, हमने, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी के पास थे, तो हमने दिए हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में शिवसेना का कोई कैंडिडेट खड़ा ना हो, ये हमें गवारा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर सांगली में अपने उम्मीदवार डाला है। अगर किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को इससे आपत्ति है या कुछ उनके मन में गलतफहमी है, तो वो चर्चा के माध्यम से खत्म हो चुकी है बात। हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है और धर्म के अलायंस का धर्म को याद करते हुए हम सबको एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। जस्ट अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को हिरासत में लिया है और सारी सीनियर लीडरशिप को हिरासत में लेकर रखा है और ईडी नए नए पैतरे दिखाकर उनकी एक्सटेंशन ले रही है उनकी हिरासत के, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बहुत स्पष्ट साबित होता जा रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव लड़ने का काम किया है, इन लोगों में एक ऐसी माहौल हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, जहां जानते हैं दिल्ली में तो ये लोग सीट्स नहीं जीत पाएंगे। और ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर कर उनको जो हिरासत में रखा जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है और फिर से दिखाता है कि विपक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, इसलिए उनको या तो चुप कराने का काम कर रही है या उनको हिरासत में लेने का काम कर रही है। पर सत्य हमेशा ही विजयी होता है, भले ही उसको समय लगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से राहत मिलेगी।